दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का अधिनियम संख्या 2। भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभिक। तो पहला संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, परंतु इस संहिता का अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध का नागालैंड राज्य को, खास जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य, ऐसे जनजातीय क्षेत्र अथवा उनमें किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकते हैं जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। स्पष्टीकरण। इस धारा में जनजातीय क्षेत्र वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान के पृष्ठ अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे, जो शिलांग नगर पालिका में स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न थे। यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा। 2 परिभाषा। इस संहिता में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो का जनजातीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची से में जमानती के रूप में दिखाया गया या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, और अजमानती अपराधों से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। आरोप के अंतर्गत वह आरोप में से एक से अधिक शीर्षों आरोप का कोई भी शीर्ष है। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अधिसूचना प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। परिवाद में संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाने की दृष्टि से मौखिक लिखित रूप से उससे किया गया अभिकथन अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो अज्ञात अपराध किया हो, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। स्पष्टीकरण। ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध में किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर विस्तार विधि द्वारा किया गया है वह उच्च न्यायालय। तीसरा, किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के भिन्न और संघ राज्य क्षेत्र के लिए दंड का अपील का सर्वोच्च न्यायालय। भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर संहिता का विस्तार है। जांच से अभिप्रेत विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा की जाए या अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाही जो संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। जहाँ न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत ऐसी कोई कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। किसी न्यायालय मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपने सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा जाएगा। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए असंज्ञेय मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकारी नहीं होता है। अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। अपराध में कोई ऐसा कार्य लोप अभिप्रेत है तो समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 का 1 और धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित या बीमारी अन्य कारण के अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो तब थाने की उपस्थिति ऐसे पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी की पंक्ति के ठीक नीचे हो जो कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर है जब राज्य सरकार से निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी हो। स्थान के अंतर्गत गृह भवन तंबू यान जलयान भी है। किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर में ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति जो ऐसी कार्यवाही को कार्य करने के लिए न्यायालय के अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। पुलिस रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट में भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। पुलिस थाने से कोई चौकी स्थान अभिप्रेत है जिसमें राज्य सरकार साधारणतः विशेषज्ञ पुलिस थाना घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है।
ना विहित से संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। पा लोक अभियोजक धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। सा उपखंड में जिले उपखंड अभिप्रेत है। बा समन मामले में ऐसे मामला अभिप्रेत है जिसमें अपराध के संबंधित वारंट मामला नहीं है। बा का पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कार्य या लोप के कारण कोई हानि क्षति कारित हुई हो जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक विधिक वारिस भी है। वारंट मामले में ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु और जीवन कारावास 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। उन शब्दों और पदों के जो इस प्रयोक्ता में है परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो इसके उस संहिता में है। तीसरा, निर्देशों का अर्थ लगाना। इस संहिता में का विशेषज्ञ शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशों का अर्थ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा। महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश महानगर क्षेत्र बाहर किसी क्षेत्र के संबंध यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। दूसरा, किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में अर्थ लगाया जाएगा कि उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश में किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। दूसरा, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो न्यायिक मजिस्ट्रेट को न्यायालय के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के संबंध में अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश है। तीसरा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित किसी अधिनियमित में का प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश में अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। दूसरा, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश में है। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमशः महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश में है। महानगर क्षेत्र के सम्मिलित किसी क्षेत्र में प्रति निर्देश में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश और प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश में ऐसे क्षेत्र के संबंध में अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। चौथा, जहां इस संहिता के भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामले से संबंधित है जिसके साक्ष्य का अधिमूल्यन अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्वलित है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी दंड शास्ति अथवा अन्वेषण जांच विचारण होने की अभिरक्षा के निरोध की संभावना हो सकती है या जिसके प्रभाव में उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा। वहां विकृत इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं या जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन और रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी, अभियोजन वापस लेना, वहां वे यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। चौथा, भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार। भारतीय दंड संहिता 1860-45 के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण, उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। दूसरा, किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण, उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इनके उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में रीति स्थान विनिमय करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। पांचवा, व्यावृत्ति। इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंधों के अभाव में संहिता में कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगा। अध्याय 2 दंड न्यायालय के कार्यालयों का गठन। छठवां है
दंड न्यायालय के वर्ग उच्च न्यायालय में इस संहिता के भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे, अर्थात पहला सेशन न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी महानगर क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सातवां है प्रादेशिक खंड। तो प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा, उसमें जिले होंगे, परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र में इसके प्रयोजन के लिए एक पृथक सेशन खंड और जिला होगा। राज्य सरकार 7 प्रादेशिक खंड। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, उसमें सेशन खंड होगा। इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड में जिला होगा, उसमें जिले होंगे, परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजन के लिए एक पृथक सेशन खंड जिला होगा। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों जिलों की सीमाओं की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य में संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। 8 महानगर क्षेत्र। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर नगरी समाविष्ट है जिसकी संख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र होगा। इस संहिता के प्रारंभ में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम रह जाए। चौथा, जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहां ऐसे क्षेत्र ऐसी तारीख को जो उससे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा, किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच विचारण अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो। 5 जहां राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है, परिवर्तित करती है, वहां ऐसी जांच विचारण अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक जांच विचारण या अपील इस संहिता के अधीन उस प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ हो। स्पष्टीकरण। इस धारा में जनसंख्या के पद के नवीनतम पूर्ववर्ती जनगणना में यथा अभिनिश्चय या जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। 9वां सेशन न्यायालय। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश के सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश के दूसरे खंड के अपर सेशन न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में वह मामले को निपटाने के लिए दूसरे खंड में ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकता है जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे। जहां किसी सेशन न्यायाधीश के पद रिक्त हो जाता है वहां उच्च न्यायालय किसी ऐसे एजेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है लंबित है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी। 6वां सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान की बैठक करने के पक्षकारों और साक्षियों की सुविधा होगी तो वह अभियोजन अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए उसमें साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है। स्पष्टीकरण। इस संहिता के प्रयोजन के लिए नियुक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ राज्य कार्यकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति के प्रथम नियुक्ता पर स्थापना या पदोन्नति नहीं है। जहां किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, पद स्थापना, पदोन्नति सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है। 10 सहायक सेशन न्यायाधीशों के अधीनस्थ होना।
पहला, सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों के कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता के संगत नियम समय समय पर बना सकता है। सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा यदि कोई अपर सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसा आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है। 11 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले में विशेष वर्ग के मामले में विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है। जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले में ऐसे वर्ग के मामले का विचारण करने में अधिकारिता नहीं होगी जिसके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। ऐसे न्यायालय की पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन आवश्यक प्रतीत होता है कि किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य के न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। पहला, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। ऐसे मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सब या कोई शक्तियां जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे होंगी। तीसरा का उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है, उसे इस धारा के विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी जैसे उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और वह उसका प्रयोग करे। 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि केंद्रीय राज्य सरकार उच्च न्यायालय में ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है जिसमें कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है विशेष मामले में विशेष वर्ग के मामले में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इस संहिता के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्ति प्रदत्त कर सकता है, परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामले के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। दूसरा, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितने उच्च न्यायालय साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट में अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। 14 न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों में स्थानीय सीमाएं परिनिश्चय कर सकता है जिसके अंदर धारा 11 और 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों में उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जिस संहिता के अधीन उसमें निहित की जाएंगी, परंतु विशेष मजिस्ट्रेट में न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है। ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसे उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा जहां धारा 11, 13, 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथास्थिति उस जिले महानगर क्षेत्र में जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठक करता है बाहर किसी क्षेत्र तक। अब इस संहिता के सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसा मजिस्ट्रेट संबंध में जब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र भीतर उक्त जिले महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाली यथास्थिति सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। 15 न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होना प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा, विशेष आदेश दे सकेगा। 16 महानगर मजिस्ट्रेटों में
के न्यायालय। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट में इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होगा। 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट के अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट में सब या कोई शक्तियां जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे होंगी। 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। यदि केंद्रीय राज्य सरकार उच्च न्यायालय में ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है जिसने कोई पद धारण किया है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामले में विशेष वर्ग मामले के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है, परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामले के संबंध में ऐसी अनुभव नहीं है उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष में अनधिक इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकेंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। यथास्थिति उच्च न्यायालय राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। 19 महानगर मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ होना। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीशों के अधीनस्थ होगा। प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजन के लिए परिनिश्चय कर सकेगा। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक यदि कोई हो तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के बारे में अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर संहिता के संगत नियम बना सकेगा, विशेष आदेश दे सकेगा। 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार प्रत्येक जिले प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्ति को जितने वो उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है उसमें से एक जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा। ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की वे शक्तियां होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट पर रिक्त परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो ऐसे अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता में जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हो। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड के भार साधक बना सकती है, उसको भार साधक से मुक्त कर सकती है। इस प्रकार किसी उपखंड में भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा ऐसे नियंत्रण निर्देशों के अधीन रहते हुए वह अधिरोपित करना ठीक समझे उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेंगी। इस धारा में कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार के प्रवर्तित नहीं करेगी। 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे इसकी अवधि के लिए जितनी वो उचित समझे नियुक्त कर सकेगा। इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों की ऐसी शक्तियां जिसमें वो उचित समझे इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कर सकती हैं। 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेट को स्थानीय अधिकारिता राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट के समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमा पर निश्चय कर सकता है जिसके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे इस संहिता के अधीन उसमें निहित की जाए। ऐसे परिनिश्चय द्वारा ऐसे उपबंधों को जिसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों के विस्तार जिले में सर्वत्र होंगे। 23 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों
का अधीनस्थ होना। अपर जिला मजिस्ट्रेटों के भिन्न कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। उपखंड मजिस्ट्रेट के भिन्न प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखंड की शक्ति का प्रयोग कर रहा है जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्य वेतन के बारे में अपर जिला मजिस्ट्रेट के कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर संहिता के संगत नियम बना सकेगा, विशेष आदेश दे सकेगा। 24 लोक अभियोजक प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात यथास्थिति केंद्रीय राज्य सरकार, केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाहियों के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगा। एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। केंद्रीय सरकार किसी जिले, स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले में किसी वर्ग के मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगा। जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकता है, परंतु एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श में ऐसे व्यक्तियों के नामों पर एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लोक अभियोजक के अपर लोक अभियोजक के नियुक्त किए जाने की योग्य कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के अभियोजन अधिकारियों के नियमित काडर है वहां राज्य सरकार ऐसे काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में से कोई अभियुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नाम के पैनल में से यथास्थिति लोक अभियोजक को अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए का अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर से अभियोजन अधिकारियों का वह काडर अभिप्रेत है जिसमें लोक अभियोजक का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पद सम्मिलित है जिसमें उस पद का सहायक लोक अभियोजक चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पदोन्नति के लिए उपबंध किया गया है। अभियोजन अधिकारी लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक कर्तव्य का पालन करने के लिए इन संहिता के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2, 3 या 6 के अधीन लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष से अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी मामले में किसी वर्ग के मामले के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद के अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। 9वां है उपधारा 7 और 8 के प्रयोजन के लिए उस अवधि के बारे में जिसके दौरान उस व्यक्ति के प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया गया है। लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवाएं हो, चाहे इस संहिता के प्रारंभ के पहले की गई हो या पश्चात, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे विधि जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। 25 है सहायक लोक अभियोजक। राज्य सरकार प्रत्येक जिले मजिस्ट्रेट न्यायालय के अभियोजन के संचालन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगा। केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले में किसी वर्ग के मामले में संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है जैसा उपधारा 3 के उपबंधित। उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा। जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले में भाषाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है, परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके बारे में आयुक्त अभियोजित किया जा रहा है, यदि वह निरीक्षक की पंक्ति के नीचे है। 25 का अभियोजक निदेशालय। राज्य सरकार एक अभियोजक निदेशालय स्थापित कर सकेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक
निदेशक और उतने अभियोजन उप निदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे। कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का व्यवसाय में रहा हो। ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। अभियोजन निदेशालय में प्रधान अभियोजन निदेशालय निदेशक होगा। राज्य में गृह विभाग के प्रधान को प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत करेगा। प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा 1, 8 के अधीन, उपधारा 1 और उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालय के मामले का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक अभियोजन निदेशक में अधीनस्थ होंगे। राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा 3 और 8 के अधीन जिला न्यायालय के मामलों के संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक और जो धारा 25 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक जो अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होगा। 7वां है अभियोजन निदेशक के अभियोजन उप निदेशक की शक्तियां तथा कर्तव्य में वे क्षेत्र जिसके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया जाएगा वे होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें। लोक अभियोजक के कर्तव्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। अध्याय 3 न्यायालय की शक्ति। 26 धारा 26 न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए का भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा विचारण होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। परंतु भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 376, 376 का, 376 खा, 376 गा, 376 घा या 376 डा अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के विचारण में जो उस विधि के निमित्त कोई न्यायालय अभिलिखित है उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जब तक न्यायालय इस प्रकार उल्लेखित नहीं है तब उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारण होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। 27 किशोरों के मामले में अधिकारता किसी ऐसे अपराध के विचारण जो मृत्यु और जीवन कारावास दंडनीय नहीं है और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब न्यायालय के समक्ष हाजिर या लाया जाए 16 वर्ष से कम है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 का 60 या किशोर अपराधियों ये उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है। 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। 30 सहायक सेशन न्यायाधीश की मृत्यु और जीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न्यायालय मृत्यु और जीवन कारावास 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपए के अनधिक जुर्माने या दोनों से दंडादेश दे सकेगा। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपए के अनधिक जुर्माने या दोनों से दंडादेश दे सकेगा। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। 30 जुर्माने देने और व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय जुर्माना देने व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णय कर सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है परंतु वह अवधि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति के अधिक नहीं होगी। जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहाँ उस कारावास की अवधि की चौथाई अधिक न होगी
जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने के दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। इस धारा के अधीन अधिनिर्णय कारावास के मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश का अतिरिक्त हो सकता है। 31 एक ही विचारण कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामले में दंडादेश। जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के दोषसिद्ध किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो तो यदि न्यायालय ने यह निर्देश ना दिया हो ऐसे दंड के साथ साथ भोगे जाएंगे तो वे ऐसे क्रम में से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसमें न्यायालय निर्देश दे। दंडादेश के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कई अपराध के लिए संकलित दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध की दोषसिद्ध पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के सक्षम विचारण के लिए भेजे, परंतु किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडादेश नहीं किया जाएगा। संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दोगुने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उस क्रमवर्ती दंडादेश के योग जो उस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं दंडादेश समझा जाएगा। 32 शक्तियां प्रदान करने का ढंग। इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों के विशेषतः नाम या उनके पद के आधार पर अथवा पदाधारियों के वर्गों के साधारणतः उनके पदीय अभिधानों में आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है। ऐसे प्रत्येक आदेश उस तारीख के प्रभावी होंगे जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। 33 नियुक्ति अधिकारियों की शक्तियां। सरकार की सेवा पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार इस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं, जब कभी उस प्रकार के समान या उच्चतर पद में राज्य सरकार के अधीन वैसे स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है तब वह जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे चुकी हो उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। 34 शक्तियों को वापस लेना। यथास्थिति उच्च न्यायालय राज्य सरकार उन सब शक्तियों को उनमें से किसी भी वापस ले सकती है। उनमें या उनके अधीनस्थ उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों में उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई हैं। 35 न्यायाधीशों के मजिस्ट्रेटों की शक्तियां हैं उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश के मजिस्ट्रेट की शक्तियां कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है जब इसके बारे में कोई शंका या किसी अपर सहायक सेशन न्यायाधीश के पद उत्तरवर्ती कौन है। सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या इस अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजन के लिए ऐसे अपर सहायक सेशन न्यायाधीशों के पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। इस बारे में जब इस बारे में कोई शंका है किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है तब यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा वह अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के इसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के आदेशों के प्रयोजन के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट के पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। अध्याय 4 का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। तो 36 से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां। पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी की पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है उसको सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिसके प्रयोग में अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। खा मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। 37 से जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों में
उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसे मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागना या रोकना अथवा परिशांति भंग निवारण या दमन अथवा किसी रेल, नहर, तार, लोक संपत्ति क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण अर्थ पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति की सहायता जो वारंट के निष्पादन कर रहा है। जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति जब वारंट की निष्पादन सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। 39 कुछ अपराधों की इत्तला की जनता द्वारा दिया जाना। प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध किए जाने के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है तो उचित प्रतिहेतु के अभाव में जिसे साबित करने में भार इस प्रकार उस व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने के आशय से इत्तला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट के पुलिस अधिकारी को देगा, अर्थात धारा 121, 126 दोनों सहित और धारा 130 अर्थात उक्त संहिता के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट राज्य के विरुद्ध अपराध। दूसरा है धारा 143, 144, 145, 147 और 148 अर्थात उक्त संहिता के अध्याय 8 के विनिर्दिष्ट लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। धारा 161 से 165 का दोनों सहित अर्थात अवैध परितोषण के संबंधित अपराध। धारा 272 से 278 दोनों सहित अर्थात खाद्य औषधि के मिश्रण से संबंधित अपराध आदि। धारा 302 से 303, 304 अर्थात जीवन के लिए संकटकारी अपराध। और 5 का है धारा 364 का अर्थात फिरौती आदि के लिए विपणन से संबंधित अपराध। धारा 382 अर्थात चोरी करने के लिए मृत्यु, उपपत्ति, अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी का अपराध। धारा 392 से 399 दोनों सहित धारा 402 अर्थात लूट डकैती के अपराध। धारा 409 अर्थात लोक सेवक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग और संबंधित अपराध। धारा 431 से 439 दोनों सहित अर्थात संपत्ति के विरुद्ध रिश्ती का अपराध। धारा 449, 450 अर्थात गृह अतिचार का अपराध। धारा 456, 460 दोनों सहित अर्थात प्रच्छन्न गृह अतिचार के अपराध। और धारा 489 का से 489 दोनों सहित अर्थात करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध। इस धारा के प्रयोजन के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी जो यदि भारत में किया जाता है तो वह अपराध होता है। 40 ग्राम न्यायालय ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कर्तव्य रिपोर्ट करने का कर्तव्य। किसी ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी ग्राम निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट, निकटतम पुलिस थाने के प्रशासक अधिकारी को जो भी निकटतम हो कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में तत्काल संसूचित करेगा। ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है। स्थायी या अस्थायी निवास किसी व्यक्ति का जिसने वह ठग, लुटेरा, निकल भागा, सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी होना जानता है या जिसके ऐसा होना उचित रूप से संदेह करता हो। ऐसे ग्राम में किसी भी स्थान में आना जाना या उसमें से होकर जाना। ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई जमानती अपराध। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 143, धारा 144, 145, 147, 148 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय। घा ऐसे ग्रामों में उसके निकट कोई आकस्मिक अप्राकृतिक मृत्यु होना, संदेह जनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना या ऐसे ग्राम में उसके निकटतम किसी शव का या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में जिसमें उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे मृत्यु हुई पाई जाना। ऐसे ग्रामों में किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में जिसमें उचित रूप से संदेह पैदा होता है ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानती अपराध किया गया है, गायब हो जाना। ऐसे ग्राम के निकट भारत के बाहर किसी स्थान के कोई कार्य किया जाना, करने का आशय यदि भारत में किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 इन धाराओं के अर्थात 231 से 238 तक दोनों सहित 302, 304, 382, 392, 399 दोनों सहित 402, 435,
436, 449, 450, 457, 460, 457 से 460 तक दोनों सहित 489 का, 489 खा, 489 गा, 489 घा किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता है। व्यवस्था बनाए रखने, अपराध के निवारण अथवा व्यक्ति की संपत्ति क्षीण की संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के पूर्व मंजूरी किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे। इस धारा में ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमियां भी हैं। उद्घोषित अपराधी पद के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं जिसमें भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय के प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी उद्घोषित किया है, यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस संहिता का विस्तार किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 धाराओं अर्थात 302, 304, 382, 392, 399 तक दोनों सहित 402, 435, 436, 449, 450, 457 से 460 तक दोनों सहित में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता है। ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी शब्दों में ग्राम पंचायत में कोई सदस्य अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसे अधिकारी अन्य व्यक्ति भी हैं जो ग्राम प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो। खा जिसके विरुद्ध इसके बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है कि अविश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है, उसके कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी, जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित अथवा जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध हो, निम्नलिखित शर्तों पर पूरी कर दी जाती है। अर्थात पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, इत्तला, संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो गया कि ऐसी गिरफ्तारी है ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने के निवारित करने के लिए या अपराध को समुचित अन्वेषण के लिए या ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने के या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति के छेड़छाड़ करने के निवारित करने के लिए या उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों के परिचित प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उसमें व्यादा करने में जिसमें उस न्यायालय के पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए या जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार न कर लिया जाता है न्यायालय की उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती, आवश्यक है। और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों के लेखबद्ध करेगा, परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं, गिरफ्तारी ने करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। खा का जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, उसने कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित तो जुर्माने के बिना मृत्यु दंडादेश के दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास इस इत्तला के आधार पर विश्वास करने का कारण उस व्यक्ति के उक्त अपराध किया है। गा जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश पर अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, अथवा घा जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसकी चुराई हुई संपत्ति होना उचित संदेह किया जा सकता है, जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने के उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, अथवा द पुलिस अधिकारी को समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का प्रयत्न करता है, अथवा जिस पर संघ सशस्त्र बलों में से किसी भी अभित्याजक होने का उचित संदेह है, अथवा जो भारत के बाहर किसी स्थान से किसी ऐसे कार्य किए जाने की यदि भारत में किया होता तो वह अपराध के रूप में दंडनीय होता, जिसके लिए वह प्रत्यार्पण संबंधी किसी विधि के अधीन अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा के निरुद्ध किए जाने के भागी संबंध रह चुका है, जिसके विरुद्ध इसके बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, यह विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है तो उससे संदेह विद्यमान है, वह ऐसे संबंध
रह चुका है अथवा जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है अथवा जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित मौखिक अध्यापेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अध्यापेक्षा उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाना है उस अपराध को या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तार की जानी है विनिर्दिष्ट है, उससे यह दर्शित होता है कि अध्यापेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना व्यक्ति का विधिपूर्ण गिरफ्तार किया जा सकता था। धारा 42 के बंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंध है जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 41 का है पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामले में जिसमें धारा 41 की उपधारा 1 के बंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है, उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष यह ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधों का अनुपालन करे। जहां ऐसे व्यक्ति की सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों में से पुलिस अधिकारी की यह राय ना हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जहां ऐसे व्यक्ति को किसी भी समय सूचना के निबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हो सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार करे। 41 का गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के कर्तव्य। पुलिस अधिकारी प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय अपने नाम की सही प्रकट स्पष्ट पहचान धारण करेगा जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तारी की गई है प्रतिष्ठित सदस्य है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा और जब तक उसे कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की इत्तला दी जाए। 41 गा है जिले में नियंत्रण कक्ष। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के नाम और पते तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम पर पदनाम संप्रदर्शित कराएगी जिन्हें गिरफ्तारियां की हैं। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों के नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के उस अपराधों की प्रकृति जिनका उन पर आरोप लगाया गया है के बारे में ब्यौरा संग्रहित करेगा और आम जनता की जानकारी के लिए डाटाबेस रखेगा। 41 का गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है तब गिरफ्तारी व्यक्ति से पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। कोई पुलिस थाने का भाषातक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109, 110 के विनिर्दिष्ट व्यक्ति के प्रवर्गों में से एक या एक से अधिक का हो ऐसे इसी प्रकार की गिरफ्तारी कर सकेगा या करा सकता है। 42 नाम निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम निवास बताने से इनकार करता है या ऐसे नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि यह मिथ्या है तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम निवास अभिनिश्चय किया जा सके। दूसरा, जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम निवास अभिनिश्चय कर लिया जाता है तब वह प्रतिभूतियों सहित रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा और उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो
तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा, परंतु ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है तो वह बंध पत्र भारत के निवासी प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूति किया जाएगा। यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर यदि व्यक्ति का सही नाम निवास अभिनिश्चय नहीं किया जा सकता है या वह बंध पत्र निष्पादित करने में अपेक्षित किए जाने में पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। 43 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। कोई प्राइवेट व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती संज्ञेय अपराध करता है किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार करवा सकता है तो ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा और हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा के निकटतम पुलिस थाने ले जाएगी या भिजवाएगा। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है तो वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम निवास बताता है जिसके बारे में अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, उसके विषय की धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। 44 से मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। जब कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराधी के स्वयं गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है तो जमानत के बारे में उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहती है अपराधी की अभिरक्षा के लिए सुपर्द कर सकता है। कोई कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों के वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 41 से 44 तक की धाराओं में दोनों सहित किसी बात के होते हुए भी संघ सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने वाली तत्परत किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। राज्य सरकार इस अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग प्रवर्ग सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है कहीं वे सेवा कर रहे हों उपधारा 1 के उपबंधों को लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो आने वाले केंद्र सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो। 46 से गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तार करने में पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा और परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया हो, परंतु जहां किसी स्थिति गिरफ्तारी किए जाना है तो वहां जब तक की परिस्थितियों में इसके विपरीत उपदर्शित ना हो गिरफ्तारी के मौके की तला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। जब तक की परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित ना हो, जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। यदि ऐसे व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास के बलात् प्रतिरोध करता है, गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों के उपयोग में ला सकता है। इस धारा में कोई बात ऐसे व्यक्ति को जिस पर मृत्यु और जीवन कारावास के दंडनीय अपराध के अभियोग नहीं है मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा भी प्राप्त करेगी जिसने स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया है या गिरफ्तार की जानी है। 47 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसी व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिससे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट
हुआ है तो उसके अंदर है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाले या उस स्थान के बाहर कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें अवैध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए उचित सुविधाएं देगा। यदि ऐसे स्थान के प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता है तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, ऐसे मामले में जिसने वारंट निकाल सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि ऐसे स्थान को प्रवेश करे और जहां तलाशी ले ऐसे स्थान को प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह स्थान के चाहे उस व्यक्ति का हो गिरफ्तार किया जाना है तो किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी भीतरी या खिड़की को तोड़कर खोलने और अपने प्राधिकारी प्रयोजन की सूचना देने के प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु यदि ऐसा कोई स्थान, ऐसा कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है, जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो ऐसे व्यक्ति पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उस प्रत्येक उचित सुविधा देगा, तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह स्थान पर कोई बाहरी भीतरी द्वारा खिड़की अपने या अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन के विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। 48 अन्य अधिकारिता के आपराधिक का पीछा करना। पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए और प्राधिकृत वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन के लिए भारत के किसी स्थान पर किसी व्यक्ति का पीछा कर सकता है। 49 अनावश्यक अवरोध न करना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों पर जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाना। किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया है पूर्ण विशिष्टताएं ऐसी गिरफ्तारी या अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तला देगा और वह जमानत पर छोड़ जाने का हकदार है और अपनी ओर से प्रतिभूओं का इंतजाम करे। 50 गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तार करने वाले प्रत्येक पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति ऐसे गिरफ्तारी उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है जानकारी उसके मित्रों नातेदारों ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकटनामा निर्दिष्ट किया जाए तुरंत देगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। इस तथ्य में प्रविष्ट कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तला किसे दी गई है। पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित की जाएगी उस मजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है वह यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे। उपधारा 2 और 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है। 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जमानत लिए जाने के उपबंध नहीं करता है तो ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने को उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है। कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तो वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। पहनने की आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर उसके पास
पाई गई सभी वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है। जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोई वस्तु अभिगृहित की जाती है, वहां ऐसे व्यक्ति को ऐसी रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे की गई वस्तु दर्शित होंगी। जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो, तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी। 52 है आक्रामक आयुधों के अभिग्रहण करने की शक्ति। वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है, और ऐसे लिए गए सब आयुध उन न्यायालय या अधिकारियों को प्रदत्त करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए संहिता द्वारा अपेक्षित है। 53 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्साई व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे प्रकृति का है जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है। यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगा। तो पुलिस अधिकारी के जो उप निरीक्षक हैं की पंक्ति के नीचे का न हो। प्रार्थना पर कार्य करने के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए सद्भाव पूर्वक उसकी सहायता करने और उसमें निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे और उन तथ्यों को जो ऐसे साक्ष्य प्रदान कर सके अभिनिश्चय करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है, और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो। जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है, तब ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या उसके पर्यवेक्षक में की जाएगी। स्पष्टीकरण इस धारा में और धारा 53 का और धारा 54 में परीक्षा में खून के धब्बे, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक, श्राप, बाल के नमूनों और अंगुली के नाखून की कतरनों की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के जिसके अंतर्गत DNA प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा के ऐसे अन्य परीक्षण जिसके रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है सम्मिलित होंगे। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय में वह चिकित्सा व्यवसाय अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 का 102 की धारा 2 के खंड जा में यथा परिभाषित कोई चिकित्सा अहारता है जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। 53 का बलात्संग के अपराधी व्यक्ति के चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा। जब किसी व्यक्ति के बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने का आरोप को गिरफ्तार किया जाता है तो विश्वास करने के उचित आधार पर उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसे अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में किसी नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए उस स्थान पे जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसाय की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए सद्भाव पूर्वक उसकी सहायता के लिए उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तारी व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उसके प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्त रूप में आवश्यक हो विधिपूर्ण होगा। ऐसे परीक्षा करने वाले रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति के बिना विलंब की परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात अभियुक्त और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता, अभियुक्त की आयु, अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान यदि कोई हो, DNA प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर पर ली सामग्री का वर्णन, उचित ब्यौरा सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां। रिपोर्ट के संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे जिसमें प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। परीक्षा प्रारंभ की समाप्ति करने का सही समय और रिपोर्ट के अंकित किया जाएगा।
राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसाय के बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे धारा 173 के निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के उस धारा के उपधारा 5 के खंड का के निर्दिष्ट दस्तावेज के भाग रूप में भेजेगा। 54 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा की जाएगी। परंतु जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी, और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां राष्ट्रीय महिला चिकित्सा व्यवसाय द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन की जाएगी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परिवीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसाय ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिन्हों तथा अनुमानित समय पर वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति या चिन्ह पहुंचाए गए होंगे। जहां उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी। 54 का गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह उस न्यायालय की जिसकी अधिकारता पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति और किसी अन्य व्यक्तियों की शिनाख्त कराने के आदेश दे सकेगा। परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण के अधीन होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उसे उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उस पद्धतियों के प्रयोग करते हुए शिनाख्त किए जाएं और उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो। परंतु यह कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया में वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी में से किसी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट के बिना अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है तब वह उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाना है उस अपराध का अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तार की जानी है निर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि वह गिरफ्तार करे और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा। यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो वह आदेश दिखा देगा। उपधारा 1 की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी को धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 55 का पुलिस गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा। अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त को स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे। 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के अनावश्यक विलंब के बिना जमानत के संबंध में अपने इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले में सब परिस्थितियों में उचित है। सब ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट की धारा 167 के अधीन विशेष आदेशों के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान पर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक के समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होंगी। 58
पुलिस की गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। पुलिस थाने के प्रशासक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उनके ऐसे निर्देश देने के उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थाने की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामले की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन मामले की जमानत ले ली गई हो या नहीं। 59 पकड़े गए व्यक्तियों का उन्मोचन। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का उन्मोचन उसके बंद पत्र या उस जमानत पर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेशों के अधीन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 60 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में वह निकल भागा है, छुड़ाया भागा है, उसके तुरंत पीछा करता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारियों की धारा 47 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो, गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी ना हो। 60 का गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। कोई गिरफ्तार इस संहिता के गिरफ्तारी के उपबंधों की करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। अध्याय 6 हाजिर होने के विवश करने के लिए आदेशिकाएं का समन। तो 61 समन का प्रारूप। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप से 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी जिससे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा, उस न्यायालय में मुद्रा लगी होगी। 62 समन की तामील कैसे की जाएगी। प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार निमित्त बनाए, उस न्यायालय जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति को समन की तामील उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति पृष्ठ के भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। 63 निगमित निकायों की सोसाइटियों पर समन की तामील किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक और अन्य प्रधान अधिकारी की तामील करके की जा सकती है। भारत के निगम मुख्य अधिकारी के पते रजिस्ट्रेट डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। जिस दशा में तामील तब ही समझी जाएगी जब डाक के साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। स्पष्टीकरण। इस धारा में निगम के निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत हैं जिसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 का 21 अधीन रजिस्ट्रेशन सोसाइटी भी है। 64 जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। जब समन किए गए व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब, उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो उस व्यक्ति के पास समन ऐसा छोड़ा जाता है, वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। स्पष्टीकरण। सेवक इस धारा के अर्थ के कुटुंब का सदस्य नहीं है। 65 जब पूर्व उपबंधित प्रकार के तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया। यदि धारा 62, 63, 64 के उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना की जा सके, तामील करने वाले अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के जिसने समन किया है व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है जिस किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा और जब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसे वह ठीक समझे तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। 66 सरकारी सेवक और तामील। जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार
सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसे समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है। तब वह प्रधान धारा 62 के उपबंधित प्रकार के समन की तामील कराएगा और धारा द्वारा उपबंधित पृष्ठांकन सहित उस पर हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसे समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता उसके अंदर तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। 68 ऐसे मामले में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसके स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई हो, तब ऐसे किसी इस मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तत्परत या शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई हो, समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा उसके समन प्रतिदत्त निवृत्त किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था, तो धारा 62-64 से उपबंधित प्रकार से पृष्ठांकित होना तात्पर्यत है। साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति के संलग्न किया जा सकता है, उस न्यायालय को भेजा जा सकेगा। 69 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं की किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन की जारी करने वाले न्यायालय ऐसे समन जारी करने के अतिरिक्त उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस समय के पते पर जिससे वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए। दूसरा, जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित की गई तत्परत अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तत्परत या पृष्ठांकन साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है तो प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से की गई है। गिरफ्तारी का वारंट। 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप की अवधि। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तार का प्रत्येक वारंट लिखित रूप से ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिस उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाला न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है, जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। 71 प्रतिष्ठित प्रतिभू लिए जाने के निर्देश देने की शक्ति। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के वारंट जारी करने वाले न्यायालय वारंट के पृष्ठांकन को स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकेगा कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर तत्पश्चात जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक वह हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है प्रतिभू लेगा और उस व्यक्ति की अभिरक्षा से छोड़ देगा। पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी। प्रतिभुओं की संख्या, वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू, वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया, आबद्ध होना, वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है। जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभू ली जाती है तो वह अधिकारी उसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा। 74 पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है, वह निर्दिष्ट या पृष्ठांकित है। वारंट का सार सूचना। 75 पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है उस व्यक्ति को जिसने गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट का उस व्यक्ति को दिखा देगा। 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार के वारंट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की धारा 71 के प्रतिभूत संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए यह विधि
द्वारा अपेक्षित है, परंतु ऐसे विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तार के स्थान पर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। 77 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय की किसी वारंट की अधिकारिता उसके अंदर किसी पुलिस अधिकारी को स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तो वह न्यायालय ऐसे वारंट अपने अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता या स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है। वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त तो उस पर अपना नाम प्रस्थापित करेगा। यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसे दस्तावेजों सहित यदि कोई हो जो धारा 81 के अधीन कार्यवाही करने वाला न्यायालय को वो यह विनिश्चय करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजेगा। 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारिता का निर्दिष्ट वारंट, जब पुलिस अधिकारी का निर्दिष्ट वारंट निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी को पृष्ठांकन करने के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है ले जाएगा। ऐसे मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकारी होगा। स्थानीय पुलिस से यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी को ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगा। जब कभी यह निश्चय करने का कारण है कि उस मजिस्ट्रेट के पुलिस अधिकारी का स्थानीय अधिकारिता के अंदर यह वारंट निष्पादित किया जाना है, तो पृष्ठांकन प्राप्त करने के होने वाले विलंब के ऐसे निष्पादन न हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया स्थानीय अधिकारिता से परे उस स्थान में किसी ऐसे पृष्ठांकन का बिना कर सकता है। 80 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है जिसकी गिरफ्तारी होना प्रक्रिया, जब गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब वह गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को उस दशा में सिवाय जिसके वह न्यायालय जिस न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के समय 30 किलोमीटर के अंदर है, उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक के पुलिस आयुक्त जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी निकट है या धारा के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है तो मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाएगा। यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वह व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित है, तो ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक को पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास अपने अभिरक्षा के लिए भेजने का निर्देश देगा। परंतु यदि अपराध जमानत ऐसे व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक, आयुक्त का समाधान हो जाए, वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित है, तो ऐसे व्यक्ति निर्देश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है, तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक, आयुक्त या तहसीलदार ऐसी जमानत प्रतिभूति देने और बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था। परंतु और कि यदि अपराध अजमानती है तो धारा 337 के बंधक के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 की उपधारा 2 के निर्दिष्ट जानकारी के दस्तावेजों के विचार करने के पश्चात उस व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। इस धारा में कोई बात पुलिस अधिकारी की धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी। उद्घोषणा और कुर्की। तो 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, ठीक है। यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात के लिए बिना चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने के कारण कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया है फरार हो गया, वह या अपने को छिपा रहा है, तो जिसने ऐसे वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय या अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकेगा और वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान पर विनिर्दिष्ट समय पर जो उद्घोषणा को प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन
कम से कम 30 दिन पश्चात का होगा। हाजिर हो उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। वह नगर या ग्राम जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी शहर दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। वह उस ग्रह के वास स्थान के जिसमें ऐसे व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है सदस्य भाग पर या ऐसे नगर ग्राम के किसी सदस्य स्थान पर लगाई जाएगी। उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सदस्य भाग पर लगाई जाएगी। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो यह निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा के एक प्रति उस स्थान में चालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसे व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित करना उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति के सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात के निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है। उद्घोषणा उस दिन की प्रकाशित कर दी गई है। चौथा, जहाँ उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 या धारा 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा अपराध उद्घोषण के अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान पर सम्यक उपस्थित होने के असफल रहता है तो वो न्यायालय जब तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा, उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। उपधारा 2 की उपधारा 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा में इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं। 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति के जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का पत्र द्वारा यह अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है अपनी समस्त संपत्ति या किसी भाग का व्ययन करने वाला है, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है व्यक्ति को किसी भी संपत्ति की कुर्की की प्राधिकृत करेगा। उस जिले के बाहर के उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित दिया गया है। तीसरा, यदि वह संपत्ति जिसने कुर्की करने का आदेश दिया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्की अभिग्रह द्वारा की जाएगी अथवा रिसीवर नियुक्त की जाएगी अथवा उद्घोषित व्यक्ति को उसमें निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी अथवा इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो या की जाएगी जिसे न्यायालय ठीक समझे। यदि वह संपत्ति जिससे कुर्की का आदेश दिया गया है स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार के राजस्व देने वाली भूमि की दशा में जैसे उस जिले में कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है। अन्य सब दशा में कब्जा लेकर की जाएगी, रिसीवर के नियुक्त द्वारा की जाएगी अथवा उद्देशित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी भी संपत्ति के किराया देने या संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी अथवा इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो में से की जाएगी जैसे न्यायालय ठीक समझे। यदि वह संपत्ति जिसने कुर्की करने का आदेश दिया है जीव धन है या विनिश्चय प्रकृति का है तो यह न्यायालय की समीचीन समझता है तो वह उसे तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है। ऐसी दशा में विक्रय का आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्ति कर्तव्य के दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। यदि धारा 83 के अधीन कुर्की की गई संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर कोई व्यक्ति उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावे किया जाता है तो कुर्की किए जाने वाली आपत्ति करता है तो दावेदार या आपत्तिकर्ता उस संपत्ति का कोई हित ऐसी हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता है। उस दावे या आपत्ति की जाँच की जाएगी, उसे पूर्णता भागता मंजूर नामंजूर किया जा सकता है परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए जाने वाले दावे की आपत्ति के दावेदार आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। उपधारा 1 के अधीन दावे आपत्तियां उस न्यायालय जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है तो धारा 83 के उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है तो जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की
न्यायालय में की जा सकती है। प्रत्येक ऐसे दावे की आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसे वह किया गया या की गई है, परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया या की गई है तो वह उस निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। कोई व्यक्ति जिसके दावे की आपत्ति उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः भगता नामंजूर कर दिया जाता है तो ऐसे आदेश की तारीख 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा या विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है बाद संसद कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे बाद में यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। 85 कुर्की की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा के विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय की संपत्ति को कुर्की के निर्मुक्त करने का आदेश देगा। यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्की संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख के 6 मास के अवसान किए जाने की धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारे हो जाने पर ही किया जा सकता है, किंतु यदि वह शीघ्रता या प्रकृत्याक्षयशील है या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा तो वह इन दोनों दशाओं में से किसी भी न्यायालय में जब वह ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के व्ययनाधीन है या रही है तो न्यायालय के समक्ष अपने आदेशों की संपत्ति की कुर्की की गई थी तो न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ हैं तो स्वेच्छा से हाजिर हो जाते हैं या पकड़ लिया जाता है तो उस न्यायालय के समाधान प्रद रूप से यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बेचने प्रयोजन के फरार नहीं हुआ है, नहीं छिपा और कि उसे उद्घोषण की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिसमें वह विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता है। ऐसी संपत्ति का यदि वह विक्रय कर दी गई है तो वह विक्रय का शुद्ध आगामों का यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया जाता है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगामों को अवशिष्ट संपत्ति के कुर्की के परिणाम स्वरूप आवत सब खर्चों के उसमें से चुकाकर उसमें परिधान कर दिया जाएगा। 86 है कुर्की संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेशों की अपील। धारा 85 की उपधारा 3 के निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संपत्ति उसके विक्रय आगामों का परिधान स्वीकार की व्यथित है तो उस न्यायालय की अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लेखित न्यायालय के दंडादेश सामान्यता या अपील होंगी। आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम। 87 समन के स्थान पर उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए संहिता द्वारा सशक्त किया गया है अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व पश्चात किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने के कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है, यह समन का पालन न करेगा अथवा यदि वह ऐसा समय पर हाजिर होने में असफल रहता है यह साबित कर दिया जाता है उस पर समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी जिसके तदनुसार हाजिरी होने के लिए अवसर था। ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है। 88 हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन वारंट जारी करने के लिए सशक्त है न्यायालय की उपस्थिति में अधिकारी तब वह अधिकारी उस व्यक्ति की अपेक्षा कर सकता है वह उस न्यायालय में किसी अन्य न्यायालय जिसको मामला विचारण के लिए आंतरित किया जाता है अपनी हाजिरी के लिए बंद पत्र प्रतिभूओं सहित रहित निष्पादित करेगा। 89 हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन लिए गए बंद पत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध हाजिरी नहीं होती है तब वह न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह न्यायालय के वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। इस 90 है इस अध्याय के उपबंधों को साधारणतः समनों और गिरफ्तारों के वारंट को लागू होना। समन और वारंट तथा उन्हें जारी करने की उनकी तामील और उन्हें निष्पादन संपत्ति जो उपबंधों के अध्याय में है वे इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट को यथाशक्य लागू होंगे। अध्याय 7
चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश का पेश करने के लिए समन। 91 दस्तावेज और अन्य चीजें पेश करने के लिए समन। जब कभी कोई न्यायालय, पुलिस, थाने, कोई बाहर साधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, अन्य कार्यवाही प्रयोजन के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय के अधिकारी द्वारा या समक्ष हो रही है, दस्तावेज की अन्य चीज को पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे में सख्ती में ऐसे दस्तावेज या चीज होने का विश्वास है, उसके नाम पर ऐसे न्यायालय एक समन या ऐसे अधिकारी एक लिखित आदेश उससे एक अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है और उस समन या आदेश में उल्लेखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करें। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति जिसने इस धारा के अधीन दस्तावेज, अन्य चीजें पेश करने की अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज चीज को पेश करवा दे, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का पालन कर दिया है। इस धारा में कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का 1 की धारा 123, 124 या बैंकाकार वह साक्ष्य अधिनियम 1891 का 13 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, अथवा डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार, अन्य दस्तावेज के किसी पार्सल चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। 92 पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया यदि किसी जिले मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक, तार प्राधिकारी, अभिरक्षा कोई दस्तावेज, पार्सल चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण, अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो मजिस्ट्रेट को न्यायालय की यथास्थिति डाक, तार प्राधिकारी की अपेक्षा कर सकता है कि वह दस्तावेज, पार्सल चीज परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे दिया जाए, यदि किसी निर्देश दे कर दिया जाए। यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट को, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक, किसी पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसे कोई दस्तावेज, पार्सल चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह यथास्थिति डाक, तार प्राधिकारी की अपेक्षा कर सकता है और तब वह दस्तावेज, पार्सल चीजें के लिए तलाशी करार उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे। तलाशी वारंट 93 है। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण हो जाता है कि व्यक्ति जिसकी धारा 91 के अधीन समन या आदेश की धारा 92 की उपधारा के अधीन उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, तो ऐसे समन की अपेक्षा द्वारा अपेक्षित दस्तावेज चीजें पेश नहीं की करेगा, तो हो सकता है तो पेश ना करे, अथवा जहां ऐसे दस्तावेज चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है, अथवा जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण, अन्य कार्यवाही के प्रयोजन की पूर्ति भार साधारणतः तलाशी या निरीक्षण से होगी, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसे उसके अनुसार उसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है, निरीक्षण कर सकते हैं। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान पर उसके भाग को निर्दिष्ट कर सकता है। केवल उसी स्थान को भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट है। इस धारा में कोई बात जिला मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिन्न किसी मजिस्ट्रेट के डाक, तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल, अन्य चीजों की तलाशी की वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा। 94 उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलने पर ऐसी जांच के पश्चात जैसा वह आवश्यक समझे या विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है, निक्षेप, विक्रय, उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान को निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी के वारंट द्वारा यह प्राधिकृत दे सकता है। उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करेगा।
94 उस स्थान की तलाशी जिसमें चोरी संबंधी कूटरचित दस्तावेज आदि होने के संदेह है। यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलने पर और जांच के पश्चात जैसा कि वह आवश्यक समझे या विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति का निक्षेप विक्रय के लिए किसी आपत्तिजनक वस्तु के हैं, तो यह धारा लागू होती है कि निक्षेप विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है या कोई आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर किसी पुलिस अधिकारी के वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसा वह आवश्यक हो प्रवेश करे, वारंट के निर्दिष्ट रीति में उसकी तलाशी ले। वहां पाई गई किसी भी संपत्ति वस्तु जिसमें चुराई हुई संपत्ति ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है जिसमें यह धारा लागू होती है होने पे उसे उचित संदेह है कब्जे में ले। ऐसी संपत्ति की वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए और अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने और उसके उसी स्थान पर पहरे में रखी या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखें। ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाएं जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति वस्तु निक्षेप विक्रय उत्पादन में यह जानते हुए या संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसर्गी रहा है। यथास्थिति वह चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है जिसको यह धारा लागू होती है, तो वे आपत्तिजनक वस्तु है जिसको यह धारा लागू होती है। निम्नलिखित कूटकृत सिक्का, धातु, टोकन अधिनियम 1889 का 1 के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का 52 की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड, कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्टाम्प, कूटरचित दस्तावेज, नकली मुद्राएं, भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तु खंड का से 4 तक के खंडों में उल्लेखित वस्तुओं में से किसी भी उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री। 95 कुछ प्रकाशन में संप्रहत होने की घोषणा करने के लिए उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो कोई भी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 124 का या 153 का या 153 खा या 292 या 293 295 के अधीन दंडनीय है, तो वह राज्य सरकार ऐसी बात के अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंक प्रत्येक प्रति का पुस्तक या अन्य दस्तावेज के प्रति सरकार के पक्ष में संप्रहण कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों से कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है। तब भारत में जहां भी वह मिले कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिगत कर सकता है और कोई मजिस्ट्रेट, उप निरीक्षक निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या कोई पुस्तक अन्य दस्तावेज उसके होने का उचित संदेह है प्रवेश करने के लिए उसकी तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। इस धारा में धारा 96 में समाचार पत्र पुस्तक के वे ही अर्थ होंगे जो प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1867 का 25 में है। दस्तावेज के अंतर्गत रंगचित्र, रेखाचित्र, फोटो चित्र के अन्य दृश्य रूपण भी हैं। इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या किसी कार्यवाही को कोई न्यायालय की धारा 96 के बंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 96 संप्रहण की घोषणा को पास करने के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन किसी ऐसे समाचार पत्र को पुस्तक या अन्य दस्तावेज की जिसके बारे में धारा 95 के अधीन संप्रहण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र को प्रकाशन की तारीख के 2 मास के अंदर उस घोषणा के आधार पर पास करने के लिए उच्च न्यायालय के आवेदन कर सकता है। समाचार पत्र उस अंक को उस पुस्तक अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में वह घोषणा की गई है कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश वहां ऐसे प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा। जहां उच्च न्यायालय के 3 से कम न्यायाधीश है वहां ऐसी
विशेष न्यायपीठ उच्च न्यायालय के सब न्यायपीठ होंगे। किसी समाचार पत्र के संबंध में किसी आवेदन की सुनवाई में उस समाचार पत्र के बाबत संप्रेषण की घोषणा की गई अंतर्विष्ट शब्दों में चिन्हों के दृश्य रूपणों की प्रकृति प्रवृत्ति के सबूतों की सहायता के लिए समाचार पत्र में कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय इस बारे में समाधान नहीं होता है तो समाचार पत्र के उस अंक में, उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में आवेदन किया गया है कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है तो वह संप्रेषण की घोषणा को पस्त कर देगा। जहां उन न्यायाधीशों में विशिष्ट न्यायपीठ बनी है मतभेद है वहां निश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय में अनुसार होगा। 97 सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है जिसमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। तो वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी। यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा और ऐसे आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो। 98 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। यदि किसी स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की बालिका किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत की जाने की विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने की शपथ अथवा परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह आदेश कर सकता है कि स्त्री तुरंत स्वतंत्र किया जाए तो वह बालिका, उसके पति, माता पिता, संरक्षक, अन्य व्यक्ति को जो बालक की विधिपूर्ण भार साधा के तुरंत वापस कर दिया जाए। ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा सकता है। गा तलाशी संबंधी साधारण उपबंध 99 तलाशी वारंट के निर्देशन आदि धारा 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 के उपबंध जहां तक हो सके उन सब की तलाशी वारंट के लागू होंगे जहां 93 और 94 तथा धारा 95, 97 के अधीन किए जाते हैं। 100 बंद स्थान में भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाले कोई स्थान बंद है तब उस स्थान को निवारण करने वाला या भाषाधक व्यक्ति उस अधिकारी को अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है मांग रहा है वारंट को पेश किए जाने में उस अबाध प्रवेश करने देगा, वहां तलाशी लेने के लिए उचित सुविधाएं देगा। यदि उस स्थान पर इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या उचित व्यक्ति को जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा 2 के द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा। जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसे स्थान में उसके आसपास उचित रूप से संदेह किया जाता है तो वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ले ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति स्थिर तलाशी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्थिर द्वारा ली जाएगी। इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसे अधिकारी अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने वाला हो तलाशी में हाजिर रहने, उसकी साक्षी बनने के लिए उसके मोहल्ले की जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है 2 या अधिक स्वतंत्र प्रतिष्ठित निवासियों को या उक्त मोहल्ले में ऐसी कोई निवासी नहीं मिलता है तो उक्त तलाशी को साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा, उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा। तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी। ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहित सब चीजों में जिन जिन स्थानों में वे पाई जाती हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारों में अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी। ऐसे साक्ष्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति की तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिरी होने की अपेक्षा उस दशा में की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो। तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को उसके ओर से किसी व्यक्ति के तलाशी के दौरान हाजिरी रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी। इस धारा के अधीन तैयार किए गए उक्त साक्ष्यों द्वारा हस्ताक्षर सूची की प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाएगी तब कब्जे में ली गई चीज़ों की सूची तैयार की जाएगी। उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। कोई व्यक्ति जो धारा के अधीन तलाशी के हाजिर रहने और साक्षी बनने में ऐसे लिखित आदेश द्वारा उसे परिदत्त या निवृत्त किया गया है बुलाए जाने पर ऐसे करना उचित कारण के बिना इनकार या उपेक्षा करेगा उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।